Yes, good morning, class ninth. I am sorry about yesterday class. I was not available. So we start again from the last point where we left the topic quality education, and this is very must and a very um, I think very about to discuss point because in India we will see the new education policy in 2022. So, if you want to develop a nation, if you want to strengthen your people in your country, then education and the health sector is the two most important sectors of the country that is must needed to the people, and then the country will be highly rise up in every field. So, we talk about the expenditure of education rose from 0.64% 1951 to 1952 एंड 2015 तक आते आते बेटा वो 3% हो गया 0.64 से 3%। इतने साल में इतना बजट जो है हिस्से का एजुकेशन के लिए इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, एंड हैज़ रिमेन स्टेगमेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। और सबसे अच्छी बात तो नहीं है कि 2015-16 से लेके अगर 2019 तक की भी बात करें आप, तो एक एक पूरा जो परसेंटेज शेयर है 3% का, वो आज भी उतना का उतना ही बना हुआ है। और जो बजट एस्टिमेट मतलब किया जाता है, जो बजट आपका निकलता है, बजटरी जो किसी भी अलग अलग सेक्टर्स के लिए बजट पेश किया जाता है, उसकी जब बात होती है तो आप देखते हैं ये नीचे दिया हुआ है Documents of Union State Governments, Reserve Bank of India. The expenditure on education as a percentage of GDP had declined to 2.7% in 2017-18। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2015 में कह रहे थे कि वो 3% और उससे कुछ ऊपर निकल गया, लेकिन 2017 में वो 2.7 हो गया, यानी कि वो परसेंट जो है बेटा डिक्लाइन हुआ है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबके अगर खर्चे की बात करें कि एजुकेशन पे वो कितना जीडीपी का एक पैसा खर्च कर रहे हैं इंडिया में, तो वो बेटा पहले से घट और गया 2.7%। ये उपलब्धि है 2017-18 में गवर्नमेंट की। The literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11। हाँ, लिटरेसी रेट काफ़ी बड़ा है, बट फिर भी इतने सालों में जो परसेंटेज ऑफ मतलब पीपल है वो काफ़ी इंक्रीज़ होना चाहिए था। ये हमने ऐसा बजट में लेके चले थे पूर्ण साक्षर सर्व अभियान के तहत। ओके, सो अब 2021 में जब नेक्स्ट आपका सेंसस का डेटा आएगा तब हम देखेंगे हमारी लिटरेसी रेट 74% से कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट कहते हैं, और ये सच भी है कि साक्षर होना सिर्फ आपका राइट ही नहीं है, ये एक ज़रूरत भी है कि इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। अगर उनको आप पढ़ने लिखने सही से नहीं देंगे तो अपने कर्तव्य ढंग से नहीं निभाएंगे, और अपने जो राइट्स हैं उनको भी अच्छे से वो निभा नहीं सकते। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, अवेयरनेस तो तभी आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी नोटिस किया गया है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस में। कैसे कि लिटरेसी जो मेल्स में है वो 16.6 हायर है फीमेल से, और वो लगभग 16.1 हायर है अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में। मतलब 16.6 की अगर हम मोटा मोटा बात लेके चलें, अप्रॉक्स 16% हायर लिटरेसी रेट है मेल में फीमेल से। मान लीजिए कि मेल्स में है 66%, तो फीमेल में है 50%, ठीक है। और अर्बन एरिया रूरल एरियाज़ का कंपैरिजन करेंगे आप, तो वो आपको नज़र आएगा कि वो 16.1% है, वो भी 16% का ही आपको वहाँ कमी आएगी। 2011 में कहा गया है कि लिटरेसी रेट वराइड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। 2011 की जब बात करेंगे आप, तो लिटरेसी रेट 94% थी केरला में, 62% थी बिहार में। ये इस तरह का डेटा आपके सामने दिया हुआ है। फिर है द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015-16। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं हमारे गांव में उनको बढ़ाया गया है 2015-16 में। अनफॉर्चुनेटली ये यूज एक्सपेंशन भी डिल्यूट नहीं करता है कि अच्छी एजुकेशन मिले, वहाँ पूरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूलिंग ही होता है बेटा।
एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, मतलब ड्रॉप आउट मतलब समझते हैं, स्कूल से निकाल लेना, वो रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स बाय 2010। बेटा ये अभियान अटल बिहारी वाजपेयी 2002 और 3 के लगभग लेके आए थे। प्राइमरी में बच्चों को एडमिशन ज़्यादा दिलाने की योजना थी, जिसमें ये कहा गया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में मिली जाए, और वो 2010 तक का आइडिया लगाया था। वो 8-10 साल में वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई और आज 2020 आ गया और आज भी हम पूरी तरीके से उनको एजुकेटेड नहीं कर पाए। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने कहा ना अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पीएम सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनका इनिशिएटिव था। टाइम बाउंड मतलब समय से इतना हम पूरा कर लेंगे। इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी ऑफ अचीविंग द, अच्छा ये ऐसा नहीं कि वो अकेले ही कर सकते हैं, उन्होंने इस चीज़ को साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी लेके आए, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत लेवल पे उन चीज़ों को भी लेके आए साथ में। और वो और भी कम्युनिटी जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में अपना साथ दे रही हैं, मतलब एक जैसे एजुकेशन में अपनी भूमिका निभा रही हैं। एनजीओज़ होते हैं, कई तरह के पीपल्स का समूह होता है, उन सब लोगों के साथ मिलकर कहा गया कि हम जो है जल्दी से जल्दी 6 से 14 साल के बच्चों को 2010 तक पूर्ण साक्षर करेंगे, इसीलिए उसमें कहा गया सर्व शिक्षा अभियान। अलॉन्ग विद इट ब्रिजेस कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज। और हमें ये कहा ब्रिज कोर्सेज, मतलब ब्रिज कोर्सेज का मतलब इस तरह से कि बच्चे का ध्यान स्कूल से और घर से जुड़ा रहे, कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना। और बैक टू स्कूल कैंप्स मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए गए जिससे कि ऐसा प्रोग्राम चले और बच्चों में वो चीज़ दिखे और बच्चे उस चीज़ से प्रभावित होकर स्कूल लौट आएँ। तो उससे क्या होगा, उससे एनरोलमेंट बढ़ गया एलिमेंट्री एजुकेशन में। एनरोलमेंट मतलब एडमिशन बढ़ गए। तो ऐसी क्या चीज़ आई, जरा आप देखें तो मिड डे मील स्कीम में इम्प्लीमेंट किया गया। जब मिड डे मील, देखिए गरीब बच्चे हैं, अगर उनको खाना भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ वहाँ पढ़ाई भी हो जाएगी, ड्रेस कॉपी किताबें भी मिलेंगी, तो उससे बढ़ावा ही तो मिलेगा। एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। अटेंडेंस मतलब कि जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक। इम्प्लीमेंट होगा भाई, अगर मिड डे मील अगर स्कीम लगाया जाएगा तो आप देखेंगे कि अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो गया और जो रिटेंशन है बच्चों का रुकना वहाँ पे वो भी इम्प्रूव हो गया और न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव हो गया। क्योंकि अगर बच्चे हेल्दी होंगे, अच्छा खाना मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि इंडिया में जो बच्चे होंगे वो हेल्दी होंगे और पॉपुलेशन के हिस्से पे हमें बहुत लार्ज अमाउंट पे जो है बेफिजूल का हेल्थ पे पैसा खर्च नहीं करना होगा। जो बेवजह बर्बाद जाता था, उसके बाद भी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया की वो कमज़ोर रहती है, वो नहीं होगी। ये फ़ायदा हुआ। दीज पॉलिसीज़ कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और यही पॉलिसीज़ जो हैं हमारे जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की जो लिटरेसी है उसमें बढ़ावा दे रही हैं, उसको इसमें जोड़ के चल रही हैं। आगे देखते हैं। द 12th प्लान, एक्चुअली अब ये प्लान तो बेटा बंद हो गए, मोदी सरकार ने बंद कर दिए हैं। उससे पहले प्लानिंग कमीशन था, वो हर 5 ईयर्स पे इस तरह के प्लान आज़ादी के बाद से लेके चला आता था। 1940 51 और 52 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हालांकि हो तो योजनाएं तो उससे पहले चल रही थी और 2012 तक और 2017 तक वो लास्ट प्लान आगे ख़त्म हुआ है। उसमें क्या होता था कि हर सेक्टर्स के लिए अलग अलग पैसा डिवाइड करके भेजा जाता था और एस्टिमेट लगाया जाता था कि इतने साल में हम इस चीज़ को इतना इम्प्रूव करेंगे, यानी कि प्लान करके उस चीज़ को आगे बढ़ाना। वो मोदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, वो नीति आयोग ले आए। द 12th प्लान एंडिवर टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER। बेटा इस वर्ड को थोड़ा सा आप ध्यान रखें, GER की फुल फॉर्म, ठीक है। एनरोलमेंट रेशियो मतलब ग्रॉस मतलब टोटल, एनरोलमेंट मतलब रजिस्टर करना, उसका रेशियो निकाला इन हायर एजुकेशन। द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स टू 25.2% बाय 2017-18 एंड टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाय 2020-21। ये कहा गया है कि हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद की एजुकेशन में जो ग्रुप के बच्चे हैं 18 to 23 ईयर्स के, उनका रेशियो 2017 में 25% के लगभग था। तो वो ये कह रहे हैं कि 3 साल में, अब ये किसने डेटा दिया है, ये नीति आयोग ने दिया, मोदी गवर्नमेंट ने। वो ये कहा कि हम 25% से 30% ले आएंगे, लेकिन 2020 तो आ गया बेटा, कोरोना के टाइम पे ही तो टारगेट 30%, तो क्या मुझे लगता है 20% भी नहीं रह गया होगा।
विच वुड बी ब्रॉडली इन द लाइन विद वर्ल्ड एवरेज। और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जो अदर जगह एवरेज है हायर एजुकेशन में, उसके लगभग लगभग बराबर तो हम आ ही जाएँ। स्ट्रेटजी जो फोकस की जाती है वो इंक्रीज एक्सेस क्वालिटी, सॉरी एक्सेस मतलब हम तक पहुंच हो हायर एजुकेशन की, क्वालिटी अच्छी हो, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन हो, मतलब क्या क्या नई चीज़ें अडॉप्ट की हैं किसी स्टेट ने, कुछ अच्छी चीज़ों को, उन करिकुलम्स को मॉडिफाई करना, उनमें चेंजेस करना। वोकेशनलाइजेशन मतलब ऐसे कोर्सेज को बढ़ावा देना जो कि रोज़गार पैदा कर सकें, वोकलाइजेशन। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क को यूज़ करके उनको बढ़ावा देना। जैसे आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन ऑपरेशंस, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा देना। प्लान में ये भी फोकस किया गया है कि डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल और नॉन फॉर्मल चीज़ों को भी, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल भी बेटा सेक्टर होते हैं, वो सेक्टर जहाँ पे हर चीज़ रजिस्टर्ड और स्किल्ड के तरीके से होती है, फॉर्मल होती है। और नॉन फॉर्मल जो जहाँ के नॉर्मल मजदूर टाइप लोग होते हैं या नॉर्मल लोग होते हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिनकी कोई ऐसी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। डिस्टेंस और आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया जाए। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, पीछे 50 सालों की बात करें, there has been a significant growth of number of university institute of higher learning in specialized area। हर तरीके से बीटेक करना हो, पीएचडी करना हो, इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिसिन करना हो, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में जो सिग्निफिकेंट नंबर जो है ग्रोथ हुई है। और ये टेबल भी है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह कितने हैं 1951 से 2015-16 तक, एक बार हम भी नज़र डाल लें। सोर्स है बेटा आपका यूजीसी की एनुअल रिपोर्ट 2010-11 की मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। हालांकि डेटा जो है ठीक है 17, 18, 18, 19 के अकॉर्डिंग दिया है, जो सर्वे दिया है, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस है, एनरोलमेंट है, फैकल्टी की बात है। 1950 में हमारे यहाँ 750 कॉलेज थे, 30 यूनिवर्सिटी थी, 2.5 लाख से ऊपर बच्चे थे और टीचर 24,000 थे। ठीक, अब बात करें 2017-18 की, ठीक है, एक मिनट, 2018 की बात करें तो नंबर ऑफ़ कॉलेज हो गए बेटा 41,000, यहाँ से इतना बढ़ गए, आप समझिए। और यूनिवर्सिटी हो गई आपकी बेटा 851, और इनका 18-19 में कहा जा रहा है कि 911 है। स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है, टीचर्स का डेटा नहीं है, क्योंकि डेटा नहीं है क्योंकि टीचर्स हैं ही नहीं, खाली पड़े। स्टूडेंट्स बढ़ के हो गए 3,66,42,378 और टीचर्स हो गए 12 लाख, लेकिन 18-19 का डेटा नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जिन्हें हम देख रहे होते हैं। अगर आप ये जो लेट डिस्कस वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनमें आप ये जो आपका होमवर्क रहेगा आज, ये आज आपका होमवर्क रहेगा कि इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा देखें। एक ये वाला पेज है और एक और है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। एक ये वाला लेट डिस्कस, ये 6 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है बेटा आज का, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये पैराग्राफ के बेस्ड ही क्वेश्चन है ये वाला लेट डिस्कस, और पेज नंबर 21 पे है बेटा ये। और ये आपका जो नीचे डेटा दिया हुआ है लेट डिस्कस, ये आपको पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये पेज नंबर 23 पे डाला, ठीक है। ये आपको करना है, ये दोनों ही चीज़ें आपके आज के होमवर्क की हैं, तो आप काइंडली उस पर थोड़ा ध्यान दें और अच्छे से अपने वर्क को शाम 7 बजे तक बेटा आप सबमिट कर दिया करें। एजुकेशन की जब बात होगी तो उसके बाद आएगा हेल्थ, कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए। ओके, firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? क्या आपको लगता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट की जब बात होगी तो कोई फ़र्म आपको इसलिए रखे, एम्प्लॉय नौकरी दे कि आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हेल्दी वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं हर जगह। कौन चाहता है कि कोई बीमार पर्सन हमारे यहाँ काम करे? तो हेल्दी होने के लिए हेल्थ जो स्कीम्स हैं, जो आपके यहाँ एनवायरनमेंट है, जो आपका सिस्टम है, वो इतना अच्छा होना चाहिए, मेडिसिन से लेके न्यूट्रिशन तक, कि उस देश की जो पीपल हैं, उस जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयमेंट करने, जनरेट करने वाले लोग हैं, वो उन चीज़ों को बढ़ावा दें। क्योंकि जब ये चीज़ें अच्छी होंगी तो कोई भी चीज़ अच्छी होगी।
अगर आप हेल्दी हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर हेल्दी है तो टीचर अच्छा पढ़ा सकता है। तो हेल्दी पॉपुलेशन किसी कंट्री को ही आगे ले जा सकती है। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी। आपको पता है, यही तो सिंपल सी बात है कि वो सारी एबिलिटी बताती हैं आपके कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी बीमारी से लड़ सकते हैं या नहीं, और वो कितना एबल है मैक्सिमाइज करने के लिए अपने आउटपुट को, ओवरऑल ग्रोथ किसी ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए। आप स्कूल में हैं, कंपनी में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी चीज़ में, मैं टीचर हूँ, आप घर पे मम्मी पापा हैं, आपके कोई भी लोग हैं, तो वो उतना कितना ग्रोथ आउटपुट दे पाते हैं ओवरऑल। तो कहा गया है कि हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। तो हेल्थ को किसी भी पर्सन की मजबूती के लिए सबसे बेहतर माना गया है कि हेल्थ सबसे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री, कि अब लोगों की हेल्थ स्टेटस में बहुत इम्प्रूवमेंट हो, बहुत अच्छे लोग हों, हेल्दी हों, मजबूत लोग हों कंट्री के। ये कंट्री जो है हमेशा अपना एक इंटेंशन रखती है, प्रायोरिटी में भी है। अवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हमारी नेशनल पॉलिसी में भी ये बातें कही गई हैं कि हम अपनी हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करें, लोगों तक अच्छी दवाइयाँ, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की पहुँच हो। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में, सच कहा जाए तो। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन सर्विस विद द स्पेसिफिक फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। कहते हैं कि फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशन की जब बात आती है ना, तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन में लोग हैं जो इन चीज़ों से अछूत हैं, मतलब उनसे बहुत दूरी है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों से एक्सेसिबल हैं ही नहीं। लास्ट 5 डिकेड्स की अगर बात करें ना, पिछले 50 साल की, इंडिया ने बिल्ड किया है वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। बट फिर भी हमारे यहाँ नीड है उन चीज़ों की जिसको हमारे यहाँ अच्छा इलाज और अच्छी सस्ती दवाइयाँ मिल सकें। हाँ, प्राइवेट डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स बहुत बढ़ रहे हैं, एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी। और ये भी बात सच है कि मैन पावर भी चाहिए हमें, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टेरिटरी सेक्टर में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि हेल्दी पीपल ही तो कोई वर्क देगा, बीमार को तो कोई वर्क नहीं देगा। तो ये सारी बातें हैं। आगे आप देखें, ये छोटा सा बेटा एक वो है, इकोनॉमिक सर्वे है बेटा, ये आपका इंडियन गवर्नमेंट का। इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है और कुछ आपको नई डेफिनेशंस मिलेंगी। उन डेफिनेशन ये आप खुद पढ़ सकते हैं, हार्ड नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है लेट डिस्कस, ये तो मैं आपको फिर कल ही दूंगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये 3 डेफिनेशंस, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है बेटा आपके लिए डेफिनेशंस। पहली है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, जिसे कहते हैं बेटा IMR। वो क्या है? वो जो नंबर्स होती है डेथ ऑफ चाइल्ड की बिलो 1 ऑफ ईयर एज, वो बताती है कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है, शिशु मृत्यु दर, IMR, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। ये आपको लिखना है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको लिखनी है। बर्थ रेट क्या होता है बेटा? सेकेंड है बर्थ रेट। बर्थ रेट वो नंबर होता है बेबीज़ का जो पर 1000 लोगों में पैदा होते हैं किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में। मतलब मान लीजिए 1 साल का जैसे आपने लेके चला, तो आपने 1000 लोगों पर माना, तो 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक, वो होता है बर्थ रेट। एक होता है डेथ रेट, वो नंबर भी 1000 पीपल्स पे ही गिना जाता है जो पर्टिकुलर टाइम में जिनकी डेथ हो रही होती है। तो IMR, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये तीनों चीज़ें बेटा आपको राइट करनी है। ये आपका होमवर्क भी है। आज आपको होमवर्क ज़्यादा मिल रहा है तो काइंडली थोड़ा सा ध्यान दें अच्छे से। सबमिट होना चाहिए आपका होमवर्क शाम 7 बजे तक। ये मस्ट है। इन चीज़ों में आप प्लीज़ कोई भी किसी तरह की केयरलेस ना हो। और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है बेटा हमारे यहाँ कुछ सालों में। देखिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। डेटा की अगर हम बात करें, सोर्स है आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर वेनफ्री। 2016-17-18 का डेटा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ एजेंसीज का, ठीक है। ये देखिए, ये बेड्स की बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी हॉस्पिटल की बात है। ये छोटे छोटे जो हॉस्पिटल होते हैं ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर, उनकी बात है। PHC का मतलब होता है बेटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और CSC आई थिंक होता है, मैं भूल गया, सॉरी।
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यस। और एससी होता है सब सेंटर, जो छोटे छोटे से सेंटर होते हैं। रजिस्टर्ड डॉक्टर कितने हैं हमारे यहाँ, और नर्स कितनी है। नर्स में एएनएम और जीएनएम और ये आरएम सब मिला के। तो आप देखते हैं कि वो डेटा जो है ना, डेटा आपका 2017 अगर हम बात करें 17 और 2013 की, तो वो थे पहले 1,81,000, अब कह रहे हैं कि 1,87,000 हुए हैं। तो कुछ भी ज़्यादा तो नहीं बढ़े बेटा, 4 साल में सिर्फ 6,000 पीएससी सीएससी बढ़े। डिस्पेंसरी 29,000 थी, अब 31,000 हुई। क्या ज़्यादा बढ़ गए बेटा 4 साल में? बिल्कुल नहीं बढ़े। बेड्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो बेटा 6,28,000 है, ये कुछ 7,10,000 होगा, ठीक है, कुछ इंक्रीज़ हुआ। डॉक्टर्स की बात करें 45,106 हैं, तो डॉक्टर्स तो बेटा कम और होते जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है, ये डेटा तो हमें डरा रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम कैसे कोरोना, डेंगू और हर चीज़ से लड़ेंगे। और पर्सनल एएनएम वगैरह इन लोग की बात की जाए तो ये बेटा 23,44,000 हैं, तो अब बढ़ के 28 लाख हो गए। यानी कि डॉक्टर्स बेटा कम हो रहे हैं और ये नर्स वगैरह ज़्यादा हो रही हैं, तो और नर्स इलाज कर रही हैं हमारा। तो ये बेटा ये हमारी हालत है कंट्री की, ठीक है। आप इन चीज़ को आप समझ लें अच्छे से। तो हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है एजुकेशन, और उनके बाद ये चीज़ें आप इस चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं। ओके, सो आई थिंक इसमें ये डेटा दिया हुआ है। ऐसे बहुत सी प्लेस है इंडिया में जहाँ बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। 381 मेडिकल कॉलेज हैं कंट्री में और 301 डेंटल कॉलेज हैं। जस्ट 4 स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज हैं। यानी कि साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज और इनकी संख्या है। तो वहाँ सुविधाएं भी अच्छी हैं, बट हमारे यहाँ नहीं है। फिर कुछ स्टोरी आएंगी यहाँ पे, ये विशाकाल की कहानी आएगी और उनकी कहानी आएगी, और उन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और फिर हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके शुरू करेंगे बेटा यहाँ से, वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट से। यहाँ से लेटर ऑन जो नीचे के टॉपिक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और उनको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में, मंडे को। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। जो होमवर्क दिया है वो आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखें। मैं बार बार वो चीज़ नहीं बोलूँगा आपसे। आप सिंसियरली अपनी क्लास लें, दूर रह के हम जो आपसे कह सकते हैं, आपके लिए कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन किया करो, बट किसी भी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। ओके, तो आप होमवर्क 7 PM तक सबमिट कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।